हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने टीसीएस में निंजा प्रोफाइल के थ्रू ज्वाइनिंग ली है या फिर अगर आप बीएससी बीसीए ग्रेजुएट हो और स्मार्ट हायरिंग के थ्रू आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल को लेवल अप करके डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो दोस्तों, डिजिटल प्रोफाइल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो आपका सैलरी का जो पैकेज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें निंजा प्रोफाइल की, तो निंजा प्रोफाइल का जो पैकेज आता है वो 3.5 से लेकर 3.6 लाख पर एनम जाता है। और अगर हम बात करें जो बीएससी बीसीए ग्रेजुएट हो स्मार्ट हायरिंग के थ्रू अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो उसका जो सैलरी का पैकेज है 1.9 से लेकर 2 लाख पर एनम तक जाता है। और अगर हम बात करें डिजिटल प्रोफाइल की, तो डिजिटल प्रोफाइल का जो सैलरी पैकेज होता है वो 7 लाख पर एनम होता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो आपका जो सैलरी पैकेज वो आप इंक्रीज करवा सकते हो अगर आपने अपनी प्रोफाइल को डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट करा है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि जो डिजिटल प्रोफाइल है इसके लिए जो एग्जाम होता है ये कौन कौन दे सकता है। तो ये जो टीसीएस में अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो टीसीएस में एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है एलिवेट विंग्स 1 डीसीए। डीसीए का मतलब यहाँ पे ये है डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया है एज अ निंजा प्रोफाइल या फिर आपने बीएससी बीसीए ग्रेजुएट के बाद स्मार्ट हायरिंग के थ्रू आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो टीसीएस में आपको कुछ चांसेस मिलते हैं जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को दे के अपनी प्रोफाइल को डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इस जो एग्जाम है इसका नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम होता है, एलिवेट विंग्स 1 डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। अब ये जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है। एक बार तो आपका एग्जाम होगा जनवरी में और दूसरी बार क्या होता है, जुलाई में होता है। तो अगर आपने टीसीएस में ज्वाइन करा है एज अ फ्रेशर, तो टीसीएस में ज्वाइन करते वक्त उससे 3 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। यहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा कि आपका टी फैक्टर कितना है। अगर आपका 0 भी टी फैक्टर है तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप बीपीएस सेक्टर से हो तो ये जो डिजिटल एग्जाम होता है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये जो एग्जाम है एक्चुअली किसके लिए होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए। जो टेक्निकल ग्रेजुएट हो, जैसे मैंने आपको बताया बीटेक वाले जो होते हैं निंजा प्रोफाइल ज्वाइन करते हैं, और बीएससी जो बीसीए ग्रेजुएट है वो क्या ज्वाइन करते हैं, स्मार्ट हायरिंग। अगर आपने एमटेक से ज्वाइन कर रखी है तब भी आप क्या हो, एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। तो हम बात कर रहे थे अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया है तो टीसीएस को ज्वाइन करने की डेट से लेकर 3 साल तक ये जो एग्जाम है डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। और 1 साल में ये जो एग्जाम होगा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। एक बार होता है आपका जनवरी में और एक बार क्या होगा आपका जुलाई में होगा। लेकिन मान लेते हैं आपका 3 साल तक लगातार आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए? तो एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है। 3 साल तक तो आपका जो टी फैक्टर होता है वो 0 तक हो तो भी आपका जो एग्जाम है उसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद दोबारा अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, जो टीसीएस का एलिवेट विंग्स 1 डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट है, यहाँ पे जो कंडीशन ये है 3 साल के बाद जो आपका टी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अगर आपका टी फैक्टर 3 से बड़ा है तभी आप एलिजिबल होगे 3 साल के बाद दोबारा से डीसीए एग्जाम देने के लिए। तो ये काफी अच्छा मौका है अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है एज अ फ्रेशर निंजा प्रोफाइल या फिर बीएससी बीसीए ग्रेजुएट के थ्रू आपने ज्वाइन करा है और आप चाहते हो कि आपकी जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एग्जाम है टीसीएस एलिवेट विंग्स 1 एग्जाम, आप इसको दे सकते हो साल में 2 बार और अपना जो सैलरी पैकेज है उसे इंक्रीज करवा सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उस पर भी जाने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं इस एग्जाम को देने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है ये 135 मिनट्स का एग्जाम होता है और इसमें जो 4 सेक्शन होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, दूसरा क्या होता है, क्वांट, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, रीजनिंग होता है, और फोर्थ जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, एडवांस कोडिंग होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग जो आती है थोड़ी एडवांस आती है, जिसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो कोडिंग है वो कर सकते हो। जो वर्बल रीजनिंग है यहाँ पे, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 आते हैं यहाँ पे। जो आपके पास क्वांट है वो क्वेश्चन कितने आएंगे, 15 आएंगे। और जो वर्बल इंग्लिश है आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है वर्बल एबिलिटी के वो कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 के। सिंपल सी बात क्या है, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आ गए आपके पास, 20 क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ गए और मैथ के कितने आ गए, 15 क्वेश्चन। और जो एडवांस कोडिंग है उसके कितने आ गए,
2 क्वेश्चन हो गए, और इन सबको करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो कितना जाता है, 135 मिनट्स का। आप ये मत मान के चलना कि जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है वो इजी या मॉडरेट आएगा। आप पहले से ये मान के चलो कि जो उसका लेवल है वो क्या आएगा, डिफिकल्टी आएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास मीडियम लेवल का भी आ गया ना, तो आपने डिफिकल्ट लेवल की तैयारी कर रखी है, तो आप मीडियम और इजी के जो लेवल के क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि मैंने डिफिकल्ट बोल दिया तो हमेशा डिफिकल्टी आएगा, वो डिपेंड करता है कि पेपर का सेट कैसा बना है। कभी मीडियम भी आ सकता है, और कभी मॉडरेट, और कभी डिफिकल्ट लेवल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग का सेक्शन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये क्लियर करना है एग्जाम जून वाले सेशन में या जुलाई वाले सेशन में, अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। और जो कोडिंग के जो प्रैक्टिस है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस देख ली खाली और आपने कॉपी में प्रैक्टिस कर ली। आपको क्या करना है कि हैकर रैंक पे जाके प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस के, और जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, निंजा प्रोफाइल वाले, और जो डिजिटल प्रोफाइल के जो क्वेश्चंस होते हैं, एनक्यूटी के क्वेश्चन, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप पहले से स्टार्टिंग कर दोगे अपनी प्रैक्टिस क्वांट के लिए, जो आपका ये सेक्शन है क्वांट, वर्बल रीजनिंग और जो एडवांस कोडिंग है, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे पहले से स्टार्ट, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अगर आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो काफी आसानी तरीके से आप जो डिजिटल का प्रोफाइल है उसके लिए आप क्रैक कर सकते हो, और अपनी सैलरी का जो पैकेज है वो क्या करवा सकते हो, इंक्रीज करवा सकते हो। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।